देखो, आज हम सबसे पहले यहाँ पर करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न फाइल का प्रोसेस। ठीक है, जीएसटी रिटर्न के बारे में। जीएसटी रिटर्न्स में क्या क्या होता है, कौन कौन सा फॉर्म होता है। जैसे मंथली में जो होता है, जनरली जो है, दो डीलर के बारे में हमसे पहले पढ़ रहे हैं। एक जीएसटी में डीलर होता है जिसको कहते हैं रेगुलर डीलर या फिर नॉर्मल टैक्स पेयर, और एक को कहा जाता है कंपोजिशन। ठीक है, ये आपको जनरली मिलेगा कहीं पर भी, किसी भी बिजनेस में, नॉर्मल टैक्स पेयर में। इसके अलावा भी होता है टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, ये सब। ठीक है, लेकिन हम सबको जनरली अभी क्या पढ़ना है, रेगुलर और कंपोजिट के बारे में। रेगुलर डीलर को जो मंथली फाइलिंग होता है वो दो फाइल करना होता है, एक होता है R1 एंड एक होता है 3B। ठीक है, और कंपोजिशन को एक करना होता है CMP 08, लेकिन ये होता है क्वार्टरली में। तो अभी हम सब पहले किसके बारे में करने वाले हैं, रेगुलर डीलर के बारे में। रेगुलर डीलर में दो फॉर्म हमने बताया, एक होता है R1 और एक 3B। जो क्या करना होता है, हम सबको फाइल करना होता है जीएसटी R1। जीएसटी R1 11th तक होता है हर मंथ के, और 3B 20th तक होता है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है वो देखो। R1 क्या होता है, R1 होता है आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट, आउटवर्ड सप्लाई। अब आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या हो जाता है, सेल से रिलेटेड रिपोर्ट। सेल जब भी हम किसी को करते हैं तो वो रिपोर्ट किस में जाता है, हमारा R1 में जाता है। और 3B क्या होता है, ये होता है कॉन्सोलिडेट रिपोर्ट। कॉन्सोलिडेट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसमें हम सब सेल्स प्लस परचेज दोनों का डिटेल दिखाते हैं, प्लस टैक्स का भी डिटेल इसी में होता है, टैक्स पेमेंट। ठीक है, लेट फी, इंटरेस्ट या फिर जो भी टैक्स लगेगा सब आपका इसमें लगेगा। अब देखो फाइलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये दो फाइल हम सबको क्या करना होता है, फाइल करना होता है। इसके अलावा हमारे पास दो फॉर्म्स और होते हैं। ठीक है, जो ऑटो पॉपुलेट होते हैं। अब ऑटो पॉपुलेट का मतलब, ये खुद पर खुद पोर्टल से बन करके आपको आते हैं। बस इसको आपको क्या करना होता है, रिकंसाइल करना होता है, वेरीफाई करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है। और ये दोनों फाइल जो है, ये हमको अपनी तरफ से रिपोर्ट बना करके अपलोड करना होता है। और अभी जो ये दोनों फॉर्म बता रहे हैं, ऑटो पॉपुलेटेड वाला, वो गवर्नमेंट हम सबको देती है, पोर्टल देता है। सामने वाला पार्टी जो हमको रिपोर्ट बना के दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्ट बनता है। इसमें दो फॉर्म होता है, एक होता है 2A और एक होता है 2B। ठीक है, अब 2A क्या होता है, देखो इसमें जनरली क्या होता है, परचेज रिलेटेड रिपोर्ट होता है। क्या होता है, परचेज रिपोर्ट, आईटीसी की रिपोर्ट, आईटीसी की डाटा। ठीक है, आईटीसी, आईटीसी का फुल फॉर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो कि हम परचेज करते वक्त जो टैक्स पे किए हैं सप्लायर को, वो टैक्स का वापस मिलना, वही कहलाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखो 2B जो है, जो हम सबको फाइनली कितना इस मंथ में इनपुट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, वो हमारा पता किस में चलता है, 2B में पता चलता है, जो हर मंथ के 13th के इवनिंग तक जनरेट होता है जनरली। मतलब 14 तारीख तक आपका मान लो जनरेट होता है। तो इसी में जितना इनपुट आपको शो कर रहा है, भले ही आपने 1 लाख रुपए का परचेज किया है, लेकिन 2B में इनपुट आपका शो कर रहा है 50,000 रुपए, तो इस मंथ में आपको इनपुट मिलेगा कितना, 50,000 रुपए। ठीक है, तो इसमें फाइनल हम सबको रिपोर्ट बन करके आता है कि कितना इनपुट हम सबको मिलेगा। और 2A होता है 13 तारीख से पहले। जैसे जैसे सामने वाला, देखो सबसे पहले इनपुट का प्रोसेस समझो। इनपुट हम सबको मिलता कैसे, आईटीसी हम सबको मिलता कैसे। तो आईटीसी मिलता कैसे है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर ये सप्लायर है और हम है रिसिपिएंट आर। ठीक है, हमने क्या किया, परचेज किया इससे 1,00,000 रुपए का। ठीक है, 5% मान लेते हैं, इस पर टैक्स लगा तो टैक्स लग गया 50 रुपए। सप्लायर को हमने पे कितना किया, 1,050 रुपए, जिसमें से 1,000 किसका है, इसका। अब 50 रुपए इसने क्या किया, गवर्नमेंट को मेरे नाम से, मतलब मेरे जीएसटी नंबर पर गवर्नमेंट को जमा करवाया। हाँ, तो जैसे ही ये गवर्नमेंट को मेरे नाम से डाटा देगा कि 50 रुपए का टैक्स मैंने उससे डिडक्ट किया है, मेरे 2A में ये रिफ्लेक्ट होना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो 1 तारीख से 11 तारीख तक R1 फाइल करने का समय है इस पार्टी के लिए, सप्लायर के लिए। तो जो हमको ये बेचा है वो सेल है, तो इस पार्टी के R1 में ये रिपोर्ट जाएगा ना कि हमको ये बेचा है 50 रुपए का टैक्स का सामान, 1,000 रुपए का सामान, जिसमें 50 रुपए टैक्स था। तो ये पार्टी अपना जैसे ही R1 फाइल करता है, किसके नाम से, मेरे नाम से, तो उसी दिन से मेरे 2A में क्या हो जाएगा, शो होना शुरू हो जाएगा कि इसका हमको इनपुट आएगा। ठीक है, यही इनपुट जब 13 तारीख को फाइनल, जब सारा का इनपुट आ गया, 1 तारीख से फाइलिंग स्टार्ट हुआ, 11 तारीख तक लास्ट फाइलिंग डेट है।
1 से 11 के बीच में जैसे जैसे जो जो पार्टी 1 तारीख को जरूरी नहीं है सारा पार्टी फाइल करेगा, हम परचेज जरूरी तो नहीं एक ही पार्टी से करेंगे, हम बहुत सारे पार्टी से कर रहे हैं, तो एक ही तारीख को फाइल करेगा जरूरी नहीं है, वो 11 तक में फाइल किया। अब 11 तक में जितना भी परचेज मेरे नाम पर आया 2A में, उसका एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके 2B में 13 तारीख के शाम तक कब मिल जाता है, हम सबको फाइनली मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो हम सबको करना क्या होता है, ये समझ गए कि पहला कौन कौन सा रिपोर्ट है। पहला रिपोर्ट कौन सा होता है, R1। R1 में हमने अपने तरफ से जो भी सेल्स किया है, जिस जिस पार्टी को किया है, B2B B2C मतलब बिजनेस टू बिजनेस या कंज्यूमर को जो भी किया है वो सेल हम सब दिखाते हैं। कब तक, लास्ट डेट क्या है उसका, हर मंथ का 11 तारीख। उसके बाद एक और रिपोर्ट हम सबको दिखाना होता है 3B। 3B में क्या होता है, सेल और परचेज का, जो R1 में हमने सेल दिखाया वही सेल 3B में आएगा, और प्लस परचेज कहाँ से आएगा, तो 2B से परचेज आएगा, आया ना, 2B जो रिपोर्ट जनरेट होकर के आया। तो R1 और 2B ये दोनों मिलाते हुए हम सबको कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है अपने तरफ से, 3B। तो R1 और 3B दो फॉर्म फाइल करते हैं, एक 11 तक, एक 20 तारीख तक। अब देखो 11 तक जो हम सब R1 फाइल कर रहे हैं, तो वो हम सब अपने बुक्स में, जो अपने टैली में या एक्सेल में जहां भी हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर मार्ग में जो भी सॉफ्टवेयर में हम सब अपना बिलिंग कर रहे हैं, उस बिलिंग के बेस पर जो भी हमारा टोटल सेल वैल्यू आता है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करके ये हम सब ऐसे देखेंगे R1 फाइल एक्चुअल में होता कैसे है, उसमें क्या क्या डिटेल लाना होता है। अभी हम सब रिकंसिलिएशन प्रोसेस पर आ रहे हैं, परचेज कैसे मिलाएंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे पास मार्क सॉफ्टवेयर है या फिर टैली है, जो भी अदर सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के बेस पर हम सब देखते हैं कि टोटल सेल हमने क्या किया है, B2C B2B 6% 12% 18% कौन सा हमने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग R1 फाइल की। अब R1 11 तक कर दिए, अब हम सबको वेट करना है 13 तारीख का। 13 तारीख को हमको क्या आ जाएगा, 2B आ जाएगा। 2B में क्या होगा कि हमारा इनपुट टोटल ITC मिल जाएगा। अब ITC में अब देखो जो भी पार्टी, क्योंकि R1 आपका डेट कब तक होता है, 11 तारीख तक, तो मतलब हर एक पार्टी को 11 तारीख तक फाइल करना है। अगर वो 12 तारीख को फाइल करता है तो हमको जो इनपुट है उस मंथ में नहीं मिलेगा, वो मेरा इनपुट शिफ्ट कर जाएगा अगले मंथ के लिए, तो हमको टैक्स ज्यादा देना होगा नहीं। इनपुट का जनरली काम क्या होता है, ITC का काम क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी को क्या करना, कम करना होता है ना। जैसे मान लो 100 रुपए का मेरा टैक्स लायबिलिटी बन रहा था, सेल करते वक्त हम कलेक्ट कितना किए, 100 रुपए, और 50 रुपए मेरा इनपुट था, आपको टैक्स लायबिलिटी कितना बचेगा, कम होना। ठीक है, तो अगर मेरा इनपुट एक भी बिल कम आता है, छूट जाता है, तो उस वजह से हमको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सप्लायर को तो पे कर रखा है वो चीज। इसलिए हम सबको सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या करना होता है, पोर्टल में रिकंसिलिएशन बहुत टाइप का होता है। ठीक है, जैसे अभी हम सब जो पहले देखने वाले हैं, बुक्स एंड 2B रिकंसिलिएशन। बुक्स के साथ, बुक्स का मतलब जो टैली में या एक्सेल में जहां भी हम सब डाटा प्रिपेयर करते हैं, बुक्स के साथ 2B का, फॉर्म 2B का रिकंसिलिएशन, जो कब तक आएगा, 13 तारीख तक। उसके बाद एक होता है 2A एंड 2B रिकंसिलिएशन। ठीक है, 2A में जो डाटा शो कराता है 11 तारीख तक, कुछ ITC को ब्लॉक करती है गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्शन 17 के अंदर CGST एक्ट 2017 के अंदर सेक्शन 17 में ITC को ब्लॉक किया जाता है। ITC ब्लॉक्ड ITC क्या होता है, जैसे आप पर्सनल यूज के लिए कोई सामान लेते हो तो उसका आप ITC क्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मेरा बिजनेस है वर्मा एंड एसोसिएट्स, हम क्या किए, एक AC खरीदे थे घर के लिए, और उस AC का बिलिंग हम करवा लिए इस पर, तो गवर्नमेंट को अगर उसका बिजनेस के नाम पर, तो गवर्नमेंट को अगर शक होगा, GST डिपार्टमेंट को शक होगा ये आपका पर्सनल यूज करता है, तो उसको क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। तो उस केस में क्या होगा, वो बिल तो मेरे 2A में शो कर रहा है, क्योंकि सामने वाला पार्टी मेरे नाम पर उसको चढ़ाया है, लेकिन हमको 2B में रिपोर्ट बना करके सरकार नहीं दे रही है, ब्लॉक कर दे रही है। ठीक है, तो इसलिए 2A और 2B का भी रिकंसिलिएशन होता है। फिर होता है 3B और बुक्स रिकंसिलिएशन, 3B एंड बुक्स रिकंसिलिएशन। 3B के साथ में 2B में जो परचेज आया, पहले जो 2A में परचेज आया वो 2B में आया या नहीं आया, जो 2B में आया वो बुक्स में है या नहीं है, या बुक्स में जो है वो सब 2B में आया या नहीं आया। अब जो 2B में आया और बुक्स में है रिकंसाइल होने के बाद, वो 3B में सही से अपलोड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फिर R1 टू बुक्स रिकंसिलिएशन, R1 से बुक्स को रिकंसाइल करना, R1 से 3B को रिकंसाइल करना। ठीक है, ऐसा बहुत सारा रिकंसिलिएशन होता है। अभी हम सब सबसे पहले कौन सा रिकंसिलिएशन देखेंगे, बुक्स एंड 2B रिकंसिलिएशन, जो कि क्या कराता है, बुक्स के साथ ITC को रिकंसाइल करना।
मतलब मेरे टैली में या जो भी सॉफ्टवेयर हम सब यूज कर रहे हैं उसमें जो हमको परचेज शो कर रहा है, इनपुट शो कर रहा है, उतना का इनपुट हमको सारे पार्टी से रिसीव हुआ या नहीं हुआ, वो चीज देखना। ठीक है, तो उसके लिए हम सब किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम सब यूज करते हैं एक्सेल का। रिकनसाइल करने के लिए एक एक बिल, अगर कम बिल है, 2-4 बिल है, तो उसको तो आप मैनुअली रिकनसाइल कर सकते हो, लेकिन जब बिल्स की संख्या बढ़ेगी तब उसको आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो उसको ऑटोमेट हम सब कैसे करते हैं, एक्सेल की मदद से। एक्सेल में एक फीचर होता है हमारे पास पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल क्या होता है, ये रिपोर्ट्स को समराइज करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, रिपोर्ट का समराइज करने के लिए, समरी बनाने के लिए। ठीक है, अब कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे। तो इसके लिए हम सबको देखो, अभी हम सब किसका रिकंसिलेशन करने वाले हैं, बुक्स के साथ बुक्स एंड टू बी रिकंसिलेशन, बुक्स के साथ टू बी को रिकंसाइल करने वाले हैं। इसके लिए हम सबको डाटा कौन कौन सा चाहिए, एक तो चाहिए बुक्स का डाटा। बुक्स का मतलब बुक्स से हमको निकालना पड़ेगा, टैली से निकालना पड़ेगा परचेज का डाटा। ठीक है, और दूसरा हम सबको क्या चाहिए, टू बी का डाटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब टू बी का डाटा निकाल लेते हैं करंट मंथ के लिए। इसके लिए हम सब सबसे पहले कहां चले आएंगे, जीएसटी पोर्टल पर आ जाएंगे। और जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद ये आ गया gst.gov.in, ये हमारा क्या है, जीएसटी पोर्टल है। यहाँ से सबसे पहले हम सबको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके हमको क्या मिलेगा, लॉगिन करने पर आईडी और पासवर्ड डाल करके हम क्या कर लेंगे, उसको लॉगिन कर लेंगे। जैसे हम सब एक लॉगिन कर लेते हैं, ये हम सब आईडी पासवर्ड हमने डाल लिया और ये कैप्चा डाल लिया। यहाँ से ये आ गए हम सब लॉगिन करके। ठीक है, लॉगिन करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड कहलाता है, जहाँ पर हम सबका दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है हमारा फाइलिंग जीएसटी R1 और 3B। तो R1 हमारा जुलाई का फाइल है, फाइल कब हुआ है 11/8/2025 को। और 3B देखोगे तो ये 2B फाइल आ रहा है। 2B फाइल देखो, इस पर क्लिक करने पर, कर्सर रखने पर आपको शो कर रहा है डेट कब का है, 20 अगस्त 2025 तक आपको लास्टली इसको फाइल करना है। अभी 2B फाइल है, नहीं तो लास्ट ड्यू डेट के बाहर दिखेगा। यहाँ से आप जाएंगे नीचे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड में। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाओगे आप लेजर बैलेंस में। जो देखो यहाँ लेजर बैलेंस अलग अलग हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसी में हमारा क्या आता है, इनपुट। यहाँ जो इनपुट शो कर रहा है वो प्रीवियस मंथ तक का है, अभी के मंथ का, इस मंथ का, मतलब अभी कौन से मंथ का हम फाइल कर रहे हैं, जुलाई का, क्योंकि आज 19 तारीख है, कल लास्ट डेट है। ठीक है, तो आज तक में कौन सा शो कर रहा है, ये पिछला शो कर रहा है, और आज का फाइल हमारा 2B में आ गया होगा, उसको हम सबको देखना है। यहाँ से नीचे आएंगे फाइल रिटर्न। फाइल रिटर्न में आने के बाद ये हम सब आ गए रिटर्न डैशबोर्ड पर। रिटर्न डैशबोर्ड में यहाँ आपको पीरियड सेलेक्ट करना होता है कि किस पीरियड का आपको लेना है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है हमारा, और कौन से पीरियड का देखना है, तो अगस्त में हम सब फाइल कर रहे हैं। तो अगस्त में किस मंथ का फाइल कर रहे होंगे, जुलाई का, तो जुलाई पीरियड। यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ हम सब नीचे आ जाएंगे। देखो यहाँ फॉर्म दिख रहा है GSTR1, जो मैंने अभी बताया। एक फॉर्म और होता है GSTR1A, ये टेम्पररी है हमारे लिए, हमारे हेल्प के लिए, कि मान लो GSTR1 हमने फाइल किया, लेकिन उसमें गलती से हम कुछ गलत फाइल कर दिए, या कोई बिल छूट गया, कोई बिल एक्स्ट्रा हो गया, तो उसके लिए हमारे पास एक टाइम लिमिट रहता है कि R1 हमने 11 तक किया, और जब तक हम 3B इस मंथ का नहीं किए तब तक सेम मंथ में ही उस फाइल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। किस फॉर्म की मदद से, 1A की मदद से। अगर कोई भी गलती नहीं है तो आप 1A आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। फिर मैंने 2A बताया और 2B बताया। ठीक है, और यहाँ पर 3B फाइल करना है। देखो R1 हमारा फाइल है, हम सबको अभी करना क्या है, 3B फाइल करना है। तो 3B फाइल करने के लिए R1 तो हमने फाइल कर रखा है, हम सबको 2B क्या करना है, रिकंसाइल करना है। तो सबसे पहले कहाँ आ जाएंगे हम सब, 2B में। यहाँ पर क्लिक करते हैं, जो कि कब तक आ जाता है हमारा, 13 तारीख के शाम तक। ठीक है, देखो जनरेशन डेट दिखा रहा है, कब जनरेट हुआ है, ये 14/8/2025 को हुआ है ना, 14 तारीख को, 13 के शाम तक, तो 14 के सुबह तक आ ही जाता है। अब यहाँ से आएंगे तो देखो यहाँ पर हमको इनपुट का डिटेल दिख रहा है समरी वाइज में, कि इनपुट कौन सा है, ऑल अदर ITC सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। जितना भी हमने किया, इसलिए हम यहाँ पर क्या दिख रहा है, उसका टैक्स का वैल्यू दिख रहा है, कि IGST में 66,000 का, CGST में 5,000 का, और SGST में लगभग 5,000 का हम सबको ITC आया।
लेकिन हम सबको पार्टी वाइज भी चाहिए। देखो यहाँ अदर्स में भी हम सबको कुछ दिख रहा है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट। क्रेडिट नोट आया है 39,000 रुपये का IGST में, मतलब क्रेडिट नोट का मतलब जो हमने सेल्स रिटर्न किया है। अब यहाँ पर हम लोग को पार्टी वाइज डिटेल चाहिए, क्योंकि हमको रिकंसाइल कैसे करना है, एक एक बिल वाइज करना है। ये तो टोटल वैल्यू आ रहा है, ठीक है, किसका बिल आया है किसका नहीं आया है, किसी का गलत तो नहीं आया है। उसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऑल टेबल्स पर। ऑल टेबल्स पर आप जब क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर हमारा ये डिटेल शो करने लगा पार्टी वाइज, है ना। अब यहाँ से हम सब इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड एक्सेल कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ से जो आ रहा है ये सिर्फ अभी बिल कौन सा है, वो पार्टी है B2B सप्लाईज, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन से हम सब की है, ठीक है। इसमें और भी चीज होता है, देखो टैक्सेबल, अभी ये जो अभी शो कर रहा है ये कौन सा शो कर रहा है, ये शो कर रहा है टैक्सेबल इनवॉर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ये क्रेडिट नोट अभी नहीं आएगा इसमें। क्रेडिट नोट के लिए आपको यहाँ पर क्रेडिट डेबिट नोट पर अलग से क्लिक करना पड़ेगा। देखो ये क्रेडिट डेबिट नोट है, ठीक है। अभी कौन सा आ रहा है, ये B2B सप्लाईज वाला। तो सबसे पहले हम सब क्या कर लेते हैं, यहाँ से डाउनलोड एक्सेल कर लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास एक फाइल डाउनलोड हुई है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन करने के बाद थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट फाइल ये आपको यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब इस फाइल में देखो बहुत चीज है। ऊपर में सबसे पहले उसको आपको पाइवट टेबल बनाने के लिए कुछ एडिटिंग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो ये वाला जो ऊपर वाला फाइल है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी रिक्वायरमेंट हम सबको नहीं है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ से ये पूरा रिमूव कर लेते हैं, कंट्रोल माइनस करोगे वो सेल को सेलेक्ट करके माइनस हो जाएगा, देखो हट गया। अब देखो इसके भी ये हेडिंग्स में क्या है, डिजाइन है, मतलब ये वाला पार्ट पार्ट में किया हुआ है। तो इसको हम सबको करना होगा मर्ज करके, डबल किया हुआ है। तो यहाँ मर्ज एंड सेंटर से इसको ब्रेक कर लेंगे। एक एक सेल में ब्रेक हो गया, ये भी अलग ब्रेक हो गया, सारे को ब्रेक कर लेते हैं। इधर वाला देखो ये सब का हमको रिकंसिलिएशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता है, एप्लीकेबिलिटी का, IRN का, तो इस सब को भी मैं रिमूव कर दूंगा। देन प्लेस ऑफ सप्लाई का, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वैल्यू वाइज हम सबको रिकंसाइल करना है। इनवॉइस टाइप सारा रेगुलर है, क्योंकि B2B सप्लाईज हम लिए हैं। अभी क्रेडिट नोट डेबिट नोट लोगे तो वहां पर नोट शो करेगा। अब देखो इसको नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला ये वाला जो लाइन है इसको हमको रिमूव करना है, ठीक है। तो इसलिए ये सब ऊपर आ रहा है, इसको हम सब नीचे कर लेंगे। कंट्रोल D का अगर यूज करोगे तो आपको नीचे आ जाएगा डाउनफिल का, कंट्रोल D, ठीक है। अब ये ऊपर वाला जो रो है यहाँ पर, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। ये आ गया हमारा पूरा का पूरा हेडिंग एक लाइन में, ठीक है। साइज को अपना एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारे पास डाटा आ गया, कौन सा, B2B का, एक लाइन में, ठीक है। अब ये B2B का डाटा है इसी सीट में। अब हम सबको दूसरा क्या चाहिए, ये 2B का डाटा तो हमारे पास आ गया। अब हम सबको क्या चाहिए, बुक्स का डाटा। रिकंसाइल किसे कर रहे हैं, बुक्स के साथ 2B को। तो यहाँ पर एक सीट और हम ले लेते हैं, और ये सीट बना लेते हैं बुक्स का। इसमें भी क्या चाहिए, सेम डाटा चाहिए मैच करने के लिए। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मैच करना, तो सेम चीज चाहिए। तो यही हेडिंग को हम क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ से कॉपी करके बुक्स में डाल ले रहे हैं, ठीक है। इसके साइज को एडजस्ट कर लेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब ये बुक्स का डाटा निकालेंगे कैसे, इसको एक बार सेव कर लेते हैं। बुक्स का डाटा निकालेंगे कैसे, तो बुक्स हमारा कहाँ पर है, टैली में। हम सब टैली ओपन कर लेते हैं। टैली में हम सब कंपनी को ओपन कर लेंगे। कंपनी ओपन करने के बाद अब हम सब बुक्स का डाटा में हम सबको क्या क्या चाहिए, यहाँ पर क्या क्या चाहिए, यहाँ पर GST नंबर, नेम, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, सारा चीज पार्टी वाइज होगी। तो यहाँ से हम कहाँ पर आ जाते हैं, टैली में DAP करेंगे। DAP क्या है, परचेज रजिस्टर। परचेज रजिस्टर में कौन से मंथ का हमको जाना है, जुलाई के मंथ का। जुलाई के मंथ में ये यहाँ पर इतना सारा बिल शो कर रहा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम सब, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है कॉलमनार का, F8 कॉलमनार से कॉलम वाइज में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब कॉलम वाइज में जो भी चीज चाहिए आपको, सप्लायर नेम चाहिए, सप्लायर का एड्रेस चाहिए, एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नेम की रिक्वायरमेंट है हम सबको। तो नेम को क्या कर लेंगे, इनेबल, ठीक है। फिर कंसाइनी नेम की रिक्वायरमेंट GST में रिकंसिलिएशन के लिए नहीं है, ठीक है।
जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको इनेबल करेंगे। वाउचर टाइप चाहिए तो वाउचर टाइप परचेज है नहीं चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है ऑलरेडी परचेज को ही रिकंसाइल कर रहा है। इन वाउचर नंबर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक है। नहीं वाउचर नंबर भी नहीं चाहिए, इनवॉइस नंबर चाहिए ना, सप्लायर का इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस डेट चाहिए, पार्टी का जीएसटी नंबर चाहिए, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं चाहिए, अदर डिटेल्स यहाँ पर अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे हम सर, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही देखो ये पार्टी नेम आ गया, देखो पर्टिकुलर्स में वैसे ही पार्टी नेम आ रहा है, सप्लायर नेम भी इनेबल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सप्लायर नेम को यहाँ से हम सब बंद कर देते हैं। देखो पार्टी नेम हो गया, वाउचर टाइप की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब पर भी आ रहा है, इसको भी बंद कर दो, वाउचर टाइप। सप्लायर इनवॉइस नंबर चाहिए था, सप्लायर डेट चाहिए था, जीएसटी नंबर चाहिए था, क्वांटिटी वैल्यू और ग्रॉस टोटल ये सब की रिक्वायरमेंट भी नहीं है हम सबको रिक्वायरमेंट क्या है, बस ये लोकल परचेजेस की, सेंट्रल परचेज की, मतलब जो की वैल्यू हमारा किस में आएगा, टैक्सेबल वैल्यू में, ठीक है, और प्लस सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस का, ये डिस्काउंट और की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको हम सब एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट का शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट ई करेंगे और इसको करेंगे करंट को। यहाँ से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर फाइल फॉर्मेट क्या आ जाए, एक्सेल आ जाए, तो यहाँ से हम सब आ जाते हैं एक्सेल ले लिए, और फाइल को हम सब सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर मान लो, ठीक है। और यहाँ पर उसका नाम रख लेंगे, डेबुक आ रहा है, हम कर रहे हैं बुक्स डेटा डॉट XLSX जरूर से डालेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, जिससे आपका सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है कि ये कौन से फाइल फॉर्मेट का है, जैसे .pdf .jpg होता है ना, तो फाइल फॉर्मेट बनाने के लिए अलग से बुक्स डाटा डाल दोगे तो फाइल जनरेट नहीं होगा, इसलिए .XLSX डालना है। नाम अगर चेंज करते हो तो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो नाम रहता ही है। और यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद ये हमारे पास आ गया डेस्कटॉप पर, ये रहा बुक्स डाटा आ गया हमारा, ये ओपन हो गया। अब यहाँ से जो जो चीज चाहिए उस अकॉर्डिंग हम सब इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए, सप्लायर का जीएसटी नंबर, सबसे पहले क्या चाहिए, सप्लायर का जीएसटी नंबर, यहां से तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी डाटा है इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर बुक्स वाले में डाटा हमने बना लिया। अब यहाँ पर हमारा B2B का 2B का डाटा रेडी है और बुक्स का भी डाटा रेडी है। अब यहाँ पर एक चीज हमको करना है, देखो यहाँ पर जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स में हम सबको पता कैसे चलेगा कि कौन सा B2B का डाटा है और कौन सा डाटा बुक्स का है। तो यहाँ पर सेल के बाद एक सेल ऐड करेंगे, कॉलम ऐड करेंगे सोर्स, ठीक है, सोर्स का कॉलम। तो ये डाटा है हमारा किसका, 2B का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2B, ठीक है। और 2B नहीं लिखोगे, या तो आप 2B नहीं लिखना चाहते हो तो पोर्टल लिख सकते हो, जिस भी नाम से आप डिनोट करना चाहते हो। और इसी को हम सब क्या कर लेंगे, सारे कॉलम्स में डाल देंगे शिफ्ट के साथ, जहां तक भी है हमारा कंट्रोल D, ये आ गया हमारा सारे कॉलम्स में पोर्टल डाटा। सेम काम हम सब करेंगे बुक्स वाले में भी। बुक्स वाले में भी यहाँ पर हम सब क्या कर लेते हैं, सोर्स, ये आ गया सोर्स हमारा, जो कि होगा बुक्स का। यहाँ पर हमने बुक्स लिख लिया और इसे भी सारे में हमने फिल कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये हमारा बुक्स का भी डाटा रेडी है और 2B का भी डाटा रेडी है, दोनों डाटा हमारा क्लियर है। अब हम सबको लेना है तीसरा, डाटा हमारा प्रिपेयर हो गया, अब हम सबको रिपोर्टिंग पर आना है। तो यहाँ पर एक सीट और हम सब ले लेते हैं, इस सीट का नाम हम सब कर देते हैं पाइवोट या फिर रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट, ठीक है। अब रिपोर्ट में यहाँ पर हमको लेना क्या है, पाइवोट नहीं सॉरी, यहाँ पर एक सीट और हम सबको बनाना होगा मर्ज डाटा का, इसका मर्ज डाटा। देखो एक सीट हो गया जिसमें 2B का डाटा अलग है, एक सीट हो गया जिसमें बुक्स का डाटा अलग है, और एक डाटा बनाएंगे दोनों का कंबाइन, जिसका रिपोर्ट हमको करना है।
तो मर्ज डाटा में भी क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम सब पहले क्या कर ले रहे हैं, हेडिंग को कॉपी कर ले रहे हैं। ये आ गया हमारा हेडिंग, साइज एडजस्ट कर ले रहे हैं। अब सबसे पहले हम सब क्या किसका डाटा ले लेते हैं, बुक्स, ये टू बी का डाटा ले लेते हैं। तो टू बी के डाटा को यहाँ से, पोर्टल के डाटा को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ये हमने कॉपी कर लिया, आ गया। अब सेम लाइक नीचे यहाँ तक तो आ गया हमारा पोर्टल का डाटा, यहाँ से हम किसका डाटा डाल देंगे, बुक्स का डाटा डाल देंगे। तो बुक्स का यहाँ से हम ये ले लिए बुक्स का डाटा, और यहाँ पर मर्ज डाटा में बुक का डाटा आ गया, ठीक है। ठीक है, फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करके इस सबको भी सेम ही फॉर्मेट में कर दे रहे हैं, जिससे एक ही जैसा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों हमारे पास बुक्स का भी डाटा आ गया है और पोर्टल का भी डाटा आ गया। अब देखो इसमें एक और काम आपको करना है, क्योंकि बुक्स का भी जब रिकंसाइल कर रहे हैं तो दोनों में, बुक्स में भी और टू बी में भी, दोनों में सेम डाटा होगा, ठीक है, कॉमन होगा। कॉमन को पहचानो कैसे, कुछ तो डिफरेंस उसमें डालना होगा। तो इसलिए हम सब इसमें क्या करते हैं कि बुक्स से टू बी से हम सब बुक्स मिला रहे हैं कि टू बी में जो डाटा आ रहा है उतना ही बुक्स में है या नहीं। तो हम सब क्या करते हैं ना, जो बुक्स का डाटा है उसको क्या कर लेते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क क्या आएगा, वैल्यू वही रह जाएगा, बस सब में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक किसी भी सेल में -1 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद जो बुक्स का डाटा है, बुक्स के डाटा में कौन सा करेंगे, सिर्फ वैल्यूज वाला, जिसमें टैक्सेबल, IGST, CGST, इनवाइस वैल्यू होगा। तो ये देखो यहाँ से बुक्स का डाटा है, इस बुक्स के डाटा को मैंने कॉपी कर लिया। जो चीज में नहीं है फॉर्मेट वाला उसमें नहीं किए हैं, ठीक है। इस पर करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो पेस्ट ऑप्शंस का आपके पास ऑप्शन आता है ना। पेस्ट ऑप्शंस में आप आ जाओगे कहाँ पर, पेस्ट स्पेशल में, और पेस्ट स्पेशल में यहाँ पर नीचे पेस्ट स्पेशल। इस पर आने के बाद यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई पर क्लिक करके क्या कर देंगे, ओके। देखो वैल्यू सेम रह गया, सब में माइनस लग गया, क्लियर है। सबका फॉर्मेट एक बार सेम कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से ये हमारा कंप्लीट डेटा क्या हो गया है, तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, हम सब रिपोर्ट बनाएंगे। तो अगला सीट लेते हैं रिपोर्ट का, ठीक है। अब इस रिपोर्ट्स के सीट में अब हम सब कौन सा ऑप्शन यूज करने वाले हैं इसको रिपोर्ट को समराइज करने के लिए, पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल हम सबको कहाँ मिलेगा, तो ये फाइल इंसर्ट टैब के अंदर आता है, इंसर्ट टैब के अंदर आता है। इंसर्ट टैब का पहला ही ऑप्शन है पाइवोट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या आया, क्रिएट पाइवोट टेबल। सबसे पहले कह रहा है चूज द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज, वो डाटा को आप सिलेक्ट कीजिए जो डाटा को आप एनालाइज करना चाहते हो। इसके लिए भी दो ऑप्शन है, या तो सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, जो आपका इसी फाइल में सेम वर्कबुक में, ये अभी वर्कबुक कौन सा है, इस नाम से हमारा वर्कबुक है, सेम वर्कबुक में कोई आपका डाटा है उसको आप एनालाइज करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट करो, या फिर कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज करना चाहते हो, बाहरी डाटा को आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ से करो। तो अभी हम सब क्या करना चाहते हैं, सेम बुक वाला सेलेक्ट करना है, टेबल और रेंज, तो कौन सा करेंगे, मर्ज डाटा का। मर्ज डाटा का स्टार्टिंग से यहाँ तक, सोर्स तक और लास्ट नीचे तक, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हम सबको सेलेक्ट करना था, ये हो गया। फिर यहाँ पर नीचे आ रहे हैं तो चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, कहाँ पर आप पाइवोट टेबल रिपोर्ट चाहते हो। तो दो ऑप्शन फिर है हमारे पास, न्यू वर्कशीट में मतलब नया फाइल में, या फिर सेम फाइल में। तो अभी हम सब चाह रहे हैं सेम फाइल में। तो सेम फाइल में कहाँ पर चाह रहे हैं, तो जहाँ चाह रहे हैं वो सेल सेलेक्ट कर लेंगे, रिपोर्ट्स वाले में, इस सेल में, ठीक है। तो A1 सेल हो गया रिपोर्ट्स में, और यहाँ से करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर तो देखो यहाँ पर आ गए, यहाँ से हमारा पाइवोट टेबल फील्ड सेलेक्ट हो गया जिसमें हम पाइवोट टेबल
अब करेंगे एनालाइज और डिजाइन, दो टैब होता है, इसकी मदद से हम सब करेंगे। अब यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड में आ रहा है हमारे पास सारा नाम जो भी हमारे पास हेडिंग्स था, जीएसटी आईएन ऑफ सप्लायर, ट्रेड नेम, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, इनवाइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, इनवाइस सोर्स। ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शंस हमारे पास रहता है, एक फिल्टर, दूसरा कॉलम, रो और वैल्यूज। मतलब फिल्टर में कौन सा हमको इस हेडिंग्स में किस में हम सबको फिल्टर यूज करना है, कॉलम्स का मतलब कौन से हेडिंग्स को हम सबको कॉलम्स में रखना है, रो का मतलब कौन से कॉलम को हमको कौन से हेडिंग को रो में रखना है, और वैल्यूज का मतलब वैल्यूज वाला कॉलम वैल्यूज में, जैसे इनवाइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब किस में जाएगा, वैल्यूज में जाएगा। जीएसटी आईएन और ट्रेड नेम किसमें जाएगा, या तो कॉलम में या फिर रो में, या फिर आप उससे फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट भी रो और कॉलम में जाएगा। अब उसको कैसे रखेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं ट्रेड नेम वाइज, हम जीएसटी नंबर अभी नहीं ले रहे, तो देखो ट्रेड नेम हम सबको कहाँ पर रखा है, रो में रखाने की वजह से ऐसे ऐसे आ रहा है। अब रो में रखाने का मतलब क्या हुआ, ये तो कॉलम वाइज में रखा है ना, ये कॉलम होता है, ये रो होता है। रो और कॉलम में सब लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो। देखो रो और कॉलम, इस बात को ध्यान रखा जाता है कि हमेशा रो और कॉलम रेफरेंस को डिनोट करता है। रेफरेंस का मतलब इन छोटे वो, जैसे 10th से पहले भी जब साइंस पढ़ते होगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइप समथिंग था, जिसमें आप कोई भी चीज मूव कर रहा है, जैसे अर्थ मूव कर रहा है, ये कैसे पता चलता है, आप जब रुके हुए हो, ये कॉन्सेप्ट एक भरे हो गए। जैसे ट्रेन में भी एक चीज देखते हो, ट्रेन बहुत फास्ट चल रहा होता है, अचानक जब रुकता है तो आपको धक्का लगता है। ठीक है, धक्का क्यों लगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपका बॉडी उसी स्पीड से मूव कर रहा था। ठीक है, रेफरेंस को जनरेट कर रहा है। कोई दौड़ रहा है, तुम बोल रहे हो कोई दौड़ रहा है, मतलब तुम शांत खड़े हो तब ना, तुम्हारे रेफरेंस की मदद से वो दौड़ रहा है। ठीक है, यही चीज होता है। जैसे आप ट्रेन में ही बैठे रहते हो, तो तुम्हारा ट्रेन रुका हुआ है और बगल से कोई ट्रेन मूव कर रहा है, तो लगता है ना वो ट्रेन जा रहा है, दोनों सेम स्पीड से चलेगा, तो पता चलेगा कि दोनों मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुमको पता है हम मूव कर रहे हैं, तो वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो अपने रेफरेंस से उसका रेफरेंस जनरेट कर रहे हो। सेम वैसे ही चीज रो और कॉलम में होता है। अब देखो, अभी मैंने कहा कि ये जो नाम लिखाया, ट्रेड नेम आया, ये रो में आया, लेकिन ये देख रहे हैं किसमें है, कॉलम में नहीं। रो में कैसे आया, नेम। अब देखो एफिनिटी डेंटल एक नेम है सिंगल, ये नेम हमने कॉलम में लिखा या रो में लिखा, ये नेम है एक सेल में लिखा हुआ, और इसका जो डाटा आप लिखोगे वो कहाँ लिखोगे, ऐसे। तो आप देखो ये क्या है, रो है, इसलिए कहा जाता है, मतलब वो नेम जो लिखा है रो में कहने का मतलब, अगर यहाँ है तो उसका डाटा ऐसे लिखाएगा, अगर कह रहे हैं कि उसको कॉलम में लिखे मतलब उसका डाटा ऐसे लिखेंगे, तब जाकर के वो रो या फिर कॉलम कहलाता है। सिंगल अगर नाम लिखा हुआ है तो आप नहीं कर सकते। जैसे ये ट्रेड नेम जो है, ट्रेड नेम जो लिखा है, ये ट्रेड नेम देखने में लग रहा है कि कॉलम में लिखा है, लेकिन इसका डाटा आप कहाँ लिखोगे, रो में लिखोगे, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, रो में लिखा है। ठीक है, अगर हम कहेंगे ट्रेड नेम पूरा का पूरा ट्रेड नेम जिसमें लिखा हुआ है, तब कहेंगे कॉलम में लिखा हुआ है ना, लेकिन पर्टिकुलर ट्रेड नेम का डाटा किसमें लिखाएगा, रो में, इसलिए ये रो का रहा है। जीएसटी आईएन चाहिए तो जीएसटी आईएन भी हमने रो में ही रखा, तो सेम उस नाम के नीचे आ जा रहा है। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, जैसे हम अभी जीएसटी नंबर नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्टली ले रहे हैं। ठीक है, उसके देखो हम सबको फिल्टर किस वाइज करना है, सबसे पहले करना है अमाउंट वाइज। अब देखो इसमें कंपेयर किसके बीच कर रहे हैं, सोर्स के बीच, मतलब पोर्टल और बुक के बीच। तो हम सबको सबसे पहले क्या चाहिए, सोर्स चाहिए, सोर्स ले लेते हैं। सोर्स को कहाँ रखेंगे, आप सोर्स को रखोगे रो में, तो डाटा कभी पता चलेगा नहीं, इसलिए कंपेयर करने के लिए इसको कहाँ रखते हैं, कॉलम में। अब देखो बुक्स का डाटा इसमें लिखाएगा, पोर्टल का डाटा इसमें लिखाएगा, तो आप आमने सामने आप कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें कंपेयर क्या करेंगे, तो हम करते हैं इनवाइस वैल्यू वाइज कंपेयर। जैसे ही इनवाइस वैल्यू डाले, देखो एफिनिटी डेंटल का बुक्स में कोई डाटा है ही नहीं अभी तक, सिर्फ पोर्टल में है डाटा, इसलिए देखो दिख रहा है। अब जैसे इसका देखो, किसी का भी डाटा कॉमन नहीं आ रहा है, देखो इसका डाटा कॉमन आया, दास डिस्ट्रीब्यूटर का। देखो अब यहाँ पर दो नाम क्यों शो कर रहा है, क्योंकि बुक्स में जो लिखा हुआ है दास डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के नाम से बना हुआ है, और हमारे पोर्टल पर जो नाम आ रहा है वो आ रहा है दास डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, इसलिए ये दो अलग अलग रो में आपको आ गया। नहीं तो वो कॉमन होता तो कॉमन में आता। देखो इसका सिर्फ आपको क्या हो रहा है, मैच कर जा रहा है, क्योंकि 60,850 आपके बुक्स में भी है और 60,850 इसमें भी है, समझे।
अब हम सबको देखो ऐसे करके सबसे पहले हमारे पास मैच हो जाएगा, किसमें डिफरेंस है, आप देखो इसमें पायरेक्स पॉलीमर्स ये भी हमारे पास है, लेकिन इसमें क्या फर्क आ रहा है, 11,842 रुपए हमारे बुक्स में है, लेकिन इस पर क्या आ रहा है पोर्टल पर 11,875। फर्क कितने का हो गया, 33 रुपए क्या हो रहा है पोर्टल पर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको हमको पता करना है कि कौन कौन से बिल में फर्क है। तो इससे तो हम सबको ऐसे ही पता चल गया कि कौन सा बिल में है, कौन सा बिल आया है, कौन सा नहीं आया है, मेजर डिफरेंसेस। अब इसमें से हम सबको क्या करना है, पता करना है कौन कौन सा इनवॉइस नंबर वाइज फर्क है। तो अब हम सब यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इनवॉइस नंबर भी लेते हैं। अब इनवॉइस नंबर लेते हैं, देखो नंबर दिखा रहा है इनवॉइस नंबर, एफिनिटी डेंटल का कोई भी नहीं आया है, मतलब पोर्टल पर इतना इतना आया हुआ है, लेकिन बुक्स में एक भी नहीं है। तो ये सारा बिल हम सबको चाहिए होगा जो कि बुक्स में हम सब एंट्री करें। अब इसका डेट चाहिए तो इनवॉइस डेट भी ले लो, तो सेम देखो उसके नीचे में इनवॉइस डेट दिखा रहा है। ऐसे ही अब जैसे अभी मैंने बोला कि एक बिल में पायरेक्स पॉलीमर्स का था ना, जिसमें फर्क है दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर पायरेक्स पॉलीमर्स का हमारे पास दो बिल आया है, एक ये बिल है 502 नंबर, एक है 500। तो 502 नंबर में 9,574 रुपए हमारा किसमें है, बुक्स में है, और पोर्टल पर कितना आया 9,565, मतलब 9 रुपए हमारा बुक्स में ज्यादा चढ़ा हुआ है। और दूसरा बिल जो है इसमें 22,68 रुपए इसमें कम ही है हमारे पास, एक में हमारे पास ज्यादा चढ़ा हुआ है, एक में कम चढ़ा हुआ है। तो दोनों बिल को हम सबको बुक से और पोर्टल से फिर से रिकनसाइल करना होगा और उसको सही करना होगा। तो इससे रिपोर्टिंग पता चल गया कि कौन सा बिल आया है, कौन सा बिल नहीं आया है। देखो नेशनल सर्जिकल्स का अगर देखें तो इसका भी हमारे पास बुक्स में कोई भी बिल नहीं है, इससे निकल जाएगा। माँ जयंती का देखो पोर्टल पर कोई बिल नहीं है, हमारे पास बिल है, बुक्स में है। तो इससे डिफरेंसेस हमको रिकनसाइल हो गया कि कौन सा बिल बुक्स में है, कौन सा बिल नहीं है। ठीक है, अब इसका पार्टी वाइज रिपोर्ट निकालना है हम सबको कि किस किस पार्टी का है। ठीक है, ऐसे तो लंबा बिल आ रहा है, अब पार्टी वाइज आपको रिपोर्ट भेजना है। तो पार्टी वाइज रिपोर्ट के लिए सिंपल सा क्या कर लेंगे, आप देखो ट्रेड नेम को हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं। ट्रेड नेम जैसे ही फिल्टर लगाओगे तो एक एक पार्टी का फिल्टर कर पाओगे। यहाँ से आप फिल्टर लगा लिए, एफिनिटी डेंटल का सिर्फ देखना था, एफिनिटी डेंटल पर क्लिक किए, देखो एफिनिटी डेंटल का अलग बिल निकल गया, नाम शो कर रहा है। दूसरा किसका देखना था, जैसे बॉस्टन का देखना, तो बॉस्टन का मैंने क्लिक किया तो बॉस्टन का गया। अब बॉस्टन का देखो सिर्फ बुक्स में है, पोर्टल में कुछ है ही नहीं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ये रहना होगा क्योंकि बॉस्टन का जो है हमारे पास 2-4 नाम है अलग अलग का, है ना। सबको हम एक बार कंपेयर करते हैं, तो बॉस्टन का जितना भी था सबको कंपेयर किए तो देखो है 0 सब में, एक ही बिल बस जो है, एक भी बिल फर्क नहीं आ रहा है। बॉस्टन का सारा मिला करके एक ये है, देखो एक डीएल दिल्ली का है, महाराष्ट्र का है, वेस्ट बंगाल का 3 बिल है। तो दिल्ली वाला जो बिल है 2,555 रुपए का हमारे पास भी है और पोर्टल में भी है। महाराष्ट्र वाला जो बिल है 2,886, ये देखो हमारे बुक्स में नहीं है। वेस्ट बंगाल वाला जो बिल है वो हमारे बुक में है 2,754 और 2,754 पोर्टल में भी। फिर वेस्ट बंगाल का 16 जुलाई वाला भी बिल हमारे पास नहीं है, 16 जुलाई हाँ है, देखो यहाँ पर गलत चढ़ा हुआ है। पोर्टल पर जो बिल आया है वो उसका नंबर है 0006674 और हमारे पास जो चढ़ा हुआ है वो है 0000674, मतलब इसका सारा मैच है। फर्क कहाँ पर आ रहा है, अब ये मैच कैसे है, जैसे देखो ये हमारे बुक्स में दिक्कत है तो बुक्स वाले में आ जाएंगे, मर्ज डाटा में आ जाते हैं, और मर्ज डाटा में बुक्स वाले में बॉस्टन का जो बिल है कहाँ है, ये वाला है, यही बिल में फर्क है ना। इसका हम नंबर क्या कर देते हैं 0000674 था ना, बस यही फर्क था, इसको करके एक्सेप्ट कर लिए। अब रिपोर्ट्स में आकर के यहाँ पर आ जाएंगे एनालाइज में, एनालाइज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल, देखो रिफ्रेश करते ही एडजस्ट हो गया, सारा 0 हो गया, 000, मतलब ये बॉस्टन का अकाउंट क्लियर है, जितना बुक्स में था उतना ही पोर्टल पर है। ऐसे ही एक एक पार्टी को हम सबको रिकनसाइल करना होता है, फिल्टर आउट करके रिपोर्ट्स को कस्टमाइज करना होता है। ठीक है, इससे हमारा रिकन्सिलेशन क्या हो गया, ऑटोमेट हो गया, नहीं तो एक एक बिल को हम सबको मैनुअली इसमें है फाइल्स में मिलाना पड़ता है। इससे क्या हो जाता है, इजिली ऑटोमेट हो जाता है। बस हम सबको क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा, हाँ किस में आया है किस में नहीं आया है। किसी में अगर एरर है तो उस एरर को सॉल्व करेंगे कि बुक्स बिल में एक्चुअल
फिजिकल बिल में हम सब उसको देखेंगे कि फिजिकल बिल में वो सही है या नहीं है जो बुक्स में चढ़ा हुआ है, या फिर पोर्टल में एरर है सामने वाले पार्टी के लेजर से मिला करके। तो पहले आप सबको ये करना होता है, रिपोर्ट निकालना होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही टैक्सेबल वैल्यू को मैच करना होगा कि टैक्सेबल वैल्यू, अब ये तो हो गया इनवाइस वैल्यू भाई, हम इनवाइस वैल्यू को हटा देते हैं और टैक्सेबल वैल्यू लेते हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू में देखो सब में कुछ ना कुछ फर्क है। CGST को फिर वेरीफाई करेंगे, SGST वेरीफाई करेंगे, IGST सेम ऐसे ही वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट ऐसे डाटा बना करके एक एक पार्टी का आपको पहले क्या करना होता है, रिकनसाइल करना होता है। जो बिल छूट रहा है क्यों छूटा, रीजन क्या था उसका, आना था या नहीं आना था, वो सारा को रिकनसाइल करने के बाद देन जाकर के हम सब फाइनली 20 तारीख तक क्या करते हैं, 3B को फाइल करते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेशन का प्रोसेस आप सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में।